डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल अपन ने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेटा समंग। तो कल हमने देखा था कि जो डेटा होते हैं उनके लिए 3 विशेषताएं डेटा में होनी ज़रूरी है। डेटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होने चाहिए, डेटा जो है वो तुलनात्मक होने चाहिए, डेटा जो है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, अर्थात उनमें सजातीयता जो है वो होनी चाहिए। अब अपन चलते हैं कि जो डेटा है समग्र जो है उनका कलेक्शन कैसे किया जाएगा, क्योंकि बिना डेटा कलेक्शन के स्टैटिस्टिक्स जो है वो अधूरी है। जो कोई भी रिसर्च अगर की जाती है तो सबसे पहला जो काम होगा वो होगा डेटा कलेक्शन। वो एक उसका इम्पोर्टेंट स्टेप है रिसर्च के लिए। तो एक जैसे ही कोई भी सांख्यिक जो है वो अनुसंधान की योजना बनाता है, उसका निर्माण करने के पश्चात जो है वो समंकों के संग्रहण का कार्य किया जाता है, डेटा कलेक्ट करने का काम किया जाता है। अब बात ये आती है कि डेटा कलेक्शन क्या है। तो डेटा कलेक्शन से मतलब ये है कि अनुसंधान के अंतर्गत जो अध्ययन के विषय से संबंधित जो सामग्री है या इकाई है, उन इकाइयों के लिए उद्देश्यपूर्ण सूचनाएं जो है उनको इकट्ठा करना। अब बात ये आती है कि डेटा जो है उसके टाइप्स कितने हैं, समंकों के प्रकार कितने हैं। तो डेटा जो है वो 2 टाइप के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं? जो समंक अनुसंधान करता अर्थात रिसर्चर जो है उसके द्वारा प्रथम बार प्रारंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं। और फिर सेकेंडरी डेटा द्वितीयक समंक वो है कि जो पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा संग्रहित और प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधान करता उन्हीं समंकों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है। तो ऐसे समंक जो है वो बाद वाले अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीयक समंक होंगे। तो मतलब ये हुआ कि प्राइमरी डेटा जो है वो पहली बार प्रारंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से आपने कलेक्ट किए, और सेकेंडरी डेटा जो कलेक्ट पहले किसी ने कर लिए या उन्होंने उनको संग्रहित भी कर लिया, प्रसारित भी कर दिया, और उनका प्रयोग जो है वो किसी और द्वारा करना। अब अपन ये देखते हैं कि जो प्राइमरी डेटा है, प्राथमिक समंक जो है, उनके कलेक्शन की मेथड्स जो है, विधियाँ कौन कौन सी है। तो प्राइमरी डेटा के कलेक्शन की विधियाँ में अपन देखते हैं, पहला मेथड है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा मेथड है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तीसरा मेथड है संवाददाताओं द्वारा या स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑफ लोकल सोर्सेज। चौथा मेथड है सूचकों द्वारा प्रश्नावलियों को भरवाकर सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर टू बी फिल्ड बाय रेस्पोंडेंट्स। और पांचवा मेथड है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरकर सूचना प्राप्ति। तो बात ये है, पहला मेथड अपन देखते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो रिसर्चर है, अनुसंधानकर्ता जो है, उसको जो भी सूचनाएं चाहिए उन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए वो स्वयं जो है वो सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है और फिर उनसे सूचनाएं प्राप्त करता है। अब ये मेथड जो है वो कहाँ कहाँ उपयुक्त है, क्योंकि इस मेथड को सब जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो कहाँ जो है इस मेथड का यूज़ करना होगा, तो जहाँ पर हमें उच्च स्तर की शुद्धता चाहिए, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है, रिसर्च का जो एरिया है वो सीमित हो या स्थानीय प्रकृति हो, जहाँ समंकों को गुप्त रखना हो, जहाँ समंकों की मौलिकता पर अधिक जोर देना, अर्थात ओरिजिनल डेटा अगर आपको चाहिए, जहाँ अनुसंधान के विषय व क्षेत्र की जटिलता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझा जाता हो कि अनुसंधानकर्ता स्वयं जो है वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर तथ्यों का संग्रहण करे। और अगर कोई प्राकृतिक आपदा ऐसा में जो है वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है, उसके थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब अगर हम ये मेथड अपनाते हैं तो उसके गुण जो है वो क्या क्या होंगे। तो अगर हम इस मेथड से डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा ओरिजिनल होंगे, डेटा जो है उनमें शुद्धता ज़्यादा होगी, उनमें सजातीयता होगी, डेटा जो है वो फ्लेक्सिबल होंगे, और हम डायरेक्ट जो है उस पर्सन से मिलकर सूचनाएं प्राप्त करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो और एडिशनल अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना जो है उसकी सत्यता की जांच भी हो सकती है, और हम डायरेक्ट जाके सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं तो इसमें शीघ्रता से डेटा कलेक्ट हो जाते हैं। अब इस क्या है, तो अगर हमें विस्तृत क्षेत्र, लार्ज एरिया के लिए अगर हमें रिसर्च करनी है तो वहाँ ये विधि हम नहीं अपना सकते, क्योंकि अगर पर्सन ज़्यादा होंगे तो सबसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके डेटा कलेक्शन करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, और इसमें व्यक्तिगत पक्षपात की भी संभावना रहती, अपव्यय भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको सबके पास जाकर डेटा कलेक्ट करना होगा और भ्रामक निष्कर्ष भी निकल सकते हैं, क्योंकि
इसमें आप डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट करके डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस पर आपकी सोच का प्रभाव भी पड़ सकता है। फिर दूसरा जो मेथड है, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इस विधि में क्या होता है कि जो रिसर्चर जो है, अनुसंधानकर्ता जो है, वो खुद नहीं जाकर ऐसे मतलब ऐसे व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करता है जिन्हें उस विषय की जानकारी हो। जैसे इसमें क्या कि अगर अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत है और जटिल है, तो अनुसंधानकर्ता के लिए ये संभव नहीं हो पाता कि वह खुद जाकर जो वो सबसे ये सूचनाएं एकत्रित करे। तो इसमें जो है वो ऐसे व्यक्तियों से इस बारे में सूचना प्राप्त करेगा जिन्हें उन विषय के बारे में जानकारी। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई झगड़ा या मारपीट हो और सरकारी या अनुसंधानकर्ता ये जानना चाह रहा है कि झगड़े किन कारणों से हुए, तो फिर जो भी वहाँ मौजूद थे या जिन लोगों को इसके बारे में पता है, तो उनसे वो इस विधि का उपयोग करके सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। अब ये विधि जो है अगर हम उपयोग में लाते हैं तो क्या क्या गुण है, मेरिट्स क्या है, तो सबसे पहली बात कि ये लार्ज एरिया जो है विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग में ली जा सकती है, क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट इसमें आपको नहीं करना है। मितव्ययी रहेगी, क्योंकि सब पर्सन टू पर्सन जाकर आपको डेटा कलेक्ट करने की बजाय आप उन लोगों से सूचनाएं ले लेंगे जिनको इस विषय के बारे में जानकारी है। शीघ्रता से सूचनाएं मिल जाएगी। सूचनाएं जो होंगी वो अनबाइज्ड होगी, निष्पक्ष रूप से आपको सूचनाएं प्राप्त हो जाएगी। विशेषज्ञ जो है उनकी भी इस विधि में सम्मति होती है। गुप्त सूचनाएं भी प्राप्त हो जाएगी और हेरफेर जो है उसकी कम गुंजाइश होगी। फिर इसके दोष क्या क्या है, तो इसमें अप्रत्यक्ष सूचना, क्योंकि डायरेक्ट हम जिस व्यक्ति से वो संबंधित है सूचना उससे नहीं प्राप्त करके जो और कोई भी अगर उस विषय, जैसे ए पर्सन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, हम ए से कलेक्ट नहीं कर रहे लेकिन सी जो है वो उस बारे में जानता है, तो हम सी से कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट हमें सूचनाएं प्राप्त नहीं हो रही। और सूचना में फिर एकरूपता जो है उसकी भी कमी रहती है और गोपनीयता जो है उसका भी अभाव रहता है। फिर थर्ड मेथड जो है वो है संवाददाताओं या स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति। इस विधि में क्या होता है कि जो भी सूचनाएं या जो डेटा हमें कलेक्ट करने हैं उसके लिए अनुसंधानकर्ता रिसर्चर जो है वो अनुसंधान के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय संवाददाताओं की नियुक्ति करता है। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग पर्सन को वो अपॉइंट कर देगा और फिर उनसे जो है वो नियमित रूप से आवश्यक जानकारी प्रदान करने के उनको निर्देश देगा और उनसे वो सूचनाएं प्राप्त करेगा। तो इसमें जो संवाददाता हैं, जो मतलब जिन पर्सन को आपने अपॉइंट किया है सूचना देने के लिए, वो स्वयं सूचना एकत्रित करते हैं या अपने अनुभव के आधार पर अनुमानित सूचनाएं भी भेज देते हैं, जिससे क्या होता है अशुद्धियों और भ्रम की संभावना भी रहती है। और कई बार क्या होता है कि प्राप्त जो सूचनाएं उनके समूहकरण में क्षतिपूरक त्रुटियों के सिद्धांत पर अशुद्धियाँ भी जो है वो पकड़ में नहीं आती। जैसे हम जानते हैं कि क्षतिपूरक अशुद्धियों में क्या होता है कि दो गलतियां मिलकर जो है वो इस तरीके से रूप ले लेती है कि वो गलतियों का पता नहीं पड़ता है। तो इस विधि में भी ये संभावना रहती है। सामान्यतः क्या होता है कि जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिका या बाजार से संबंधित जो तथ्य हमें इकट्ठे करने होते हैं, फैक्ट इकट्ठे करने होते हैं, उनमें इस विधि को काम में लिया जाता है। इस विधि को इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि ये मितव्ययी है। आपको सब जगह डायरेक्ट जाना नहीं है, आपने अलग अलग जगह पर अलग अलग पर्सन अपॉइंट कर दिए, उनसे सूचनाएं आप प्राप्त कर रहे हैं। लार्ज एरिया में इसको उपयोग कर सकते हैं। ये विधि जो है वो फ्लेक्सिबल है और सूचनाओं की जो है वो कंटिन्यूटी रहती है। अब इसके डिट्स क्या है, दोष क्या है, तो इसमें क्या है, ओरिजिनलिटी नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट जाकर सूचनाएं इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, आपने पर्सन अपॉइंट कर रखे हैं, वो आपको सूचनाएं दे रहे हैं, तो ओरिजिनलिटी नहीं है, एकरूपता नहीं है, पक्षपात की संभावना रहती है और हाई डिग्री की जो एक्यूरेसी है, उच्च स्तर की शुद्धता, वो भी नहीं रहती इसमें, और सूचना प्राप्ति में देरी भी हो जाती है। फिर जो फोर्थ मेथड है इसका वो है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरवाना या सूचकों द्वारा प्रश्नावली। फोर्थ मेथड है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना, और फिफ्थ मेथड है प्रगणकों द्वारा अनुसूची भरवाकर सूचना प्राप्त करना। तो सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्ति, इस विधि में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता जो है, रिसर्चर जो है, वो अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार प्रश्नावली तैयार करता है और फिर प्रश्नावली की प्रतियाँ जो है उसकी कॉपीज डाक के द्वारा या ईमेल के द्वारा या किसी भी और तरीके से सूचना देने वालों के पास भेज देता है और उसको भरकर निर्धारित समय में जो सूचक है वो निर्धारित समय में अनुसंधानकर्ता को उसको भरकर लौटा देता है। इस रीति का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि जहाँ पर जनता साक्षर हो,
वहाँ इसका प्रयोग करना अधिक उपयुक्त रहता है। ज़्यादातर जो मत सर्वेक्षण है, उपभोक्ता की रुचियों का अनुसंधान है, बाजार सर्वेक्षण है आदि, वो इसी रीति के द्वारा किए जाते हैं। अब इसके गुण क्या क्या है, तो इसमें इसको में आप उपयोग में ले सकते हो। ये विधि जो है वो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से भी सही मितव्ययी रहेगी, क्योंकि इसमें आपको जाना नहीं है, केवल आप प्रश्नावली आपने तैयार करवाई और उनकी कॉपियाँ जो है वो आपने बाई मेल या बाई पोस्ट जो है उनको भेज दी, और इसमें डेटा जो है वो ओरिजिनल मिलेंगे आपको, और पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा डेटा का, और जो है वो बाइस्ड सूचना नहीं होगी, मतलब पक्षपात या फिर वो पक्षपात इसमें नहीं होगा। फिर इसके दोष क्या क्या है, तो सूचकों में रुचि का अभाव। तो प्रश्नावलियाँ भरकर आपने भिजवा दी, तो वो ज़रूरी नहीं वो सूचना को आपको देने में इंटरेस्ट रखते हो। फिर क्या है कि सीमित क्षेत्र रह जाता है, क्योंकि केवल साक्षर व्यक्ति है आप उनको ही भेज सकते हो। जो साक्षर नहीं है, जो निरक्षर है, उनको प्रश्नावली भरकर आप नहीं भिजवा सकते हैं। पक्षपात और वर्ग भावना का प्रभाव भी इसमें हो सकता है। लिखित में सूचना देने का भय रहता है, क्योंकि प्रश्नावली में जो है वो सूचक को इन्फॉर्मर जो है उसको सूचना खुद देनी होती है, खुद लिख के देनी होती है, तो इसलिए भय भी रहता है कि अगर हम ये लिखित में सूचना दे रहे हैं तो कहीं इसका गलत प्रयोग नहीं हो जाए। जरूर अनिश्चितता रहती है, क्योंकि आपने जो प्रश्नावलियाँ प्रश्नावलियाँ आपने जो उनको सूचकों को भिजवाई है वो कब प्राप्त होगी इसका कोई पता नहीं रहता। कुछ भिजवाते हैं, कुछ हो सकता है आपको वापस प्रश्नावलियाँ भी आए। लोचशीलता का अभाव रहता है और भ्रामक निष्कर्ष भी निकल सकते हैं। फिर फिफ्थ मेथड इसमें आता है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाकर सूचनाओं की प्राप्ति। तो इसमें प्रश्नावली में तो क्या होता है कि हम खुद जो है जाकर सूचनाएं उनसे प्राप्त हम प्रश्नावली में तो प्रश्नावली आपने खुद ने तैयार की और उनको सूचकों को भिजवा दी, और वो जो है खुद उसमें सूचना भरकर भेज रहे हैं। जबकि प्रगणकों द्वारा अनुसूचिया वाली विधि में क्या होता है कि इसमें जो सूचक है जो सूचनाएं देंगे, प्रश्नावली आपने अनुसूची आपने तैयार करी, प्रश्नों की सूची प्रश्नावली की तरह ही, लेकिन उसको भर कौन रहा है, आपने प्रगणक नियुक्त कर दिए, इनोमिनेटर्स जो है वो नियुक्त कर दिए, और वो जो सूचनाएं देने वाले हैं उन लोगों से सूचनाएं प्राप्त करके वो उसको भरकर भिजवाते हैं। जैसे A% से A B C 3% उनसे सूचनाएं लेनी है, तो आपने किसी D% को अपॉइंट कर दिया कि इन 3 लोगों से आपको ये सूचनाएं भरनी है, तो वो उनसे क्वेश्चन जो आपकी प्रश्नावली है या जो प्रश्नों की सूची है, अनुसूची है, उसमें से वो प्रश्न पूछकर वो खुद जो है D% वो इसमें सूचनाएं भरेंगे। तो इस रीति में क्या होता है कि अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर अनुसूचियाँ तैयार की जाती है, लेकिन इनमें अनुसूचियों प्रत्यक्ष रूप से सूचकों के पास न भेजा जाकर अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांट देता है, और फिर प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग प्रगणक जो है वो नियुक्त कर देता है, और जो घर घर जाकर सूचकों से पूछताछ करके स्वयं अनुसूचियों को भरते हैं। अब इसमें क्योंकि सूचनाएं प्रगणना कर रहे हैं, तो इसमें जो आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो कितना शुद्ध है या कितना सफल है वो उस पर निर्भर करेगा प्रगणकों पर। फिर इस विधि के उपयोग क्या गुण क्या है, मेरिट्स क्या है, तो लार्ज एरिया में ये विधि उपयोग में ली जा सकती है, और इसमें उच्च स्तर की शुद्धता, क्योंकि प्रश्नावली जो है वो उसमें तो डायरेक्ट सूचक जो है वो सूचनाएं भर रहे हैं, और इसमें आपने जो प्रगणक नियुक्त करे हैं वो सूचनाएं भर रहे हैं, तो इसमें शुद्धता मिल सकती है। पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रगणक जाकर उन लोगों से सूचनाएं इकट्ठा कर रहा है, सूचनाओं में निष्पक्षता रहती है, डिटेल में सूचनाएं मिल सकती है, और अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। अब इसके दोष क्या है, अधिक खर्चीली, क्योंकि इसमें प्रश्नावली में तो आपने प्रश्नावली छपवा कर सबको भेज दी, लेकिन इसमें आपने अनुसूची तैयार की और आपने अलग अलग प्रगणक जो इनोमिनेटर्स नियुक्त करे, और वो जाकर जो है वो सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा एक्सपेंसिव है प्रश्नावली वाली विधि की तुलना में, समय इसमें ज़्यादा लगेगा। फिर इसमें संगठन में कठिनाई होगी, क्योंकि आपने अलग अलग प्रगणक नियुक्त कर दिए, फिर उन सबसे आप सूचनाएं इकट्ठे करेंगे, और प्रगणकों के पक्षपात का प्रभाव भी इस विधि पर पड़ता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो
कौन सी विधि का चयन करना है, तो वो विधि का जो चयन आपको करना, जैसे मतलब आप जो है डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट करेंगे या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करेंगे या प्रश्नावली भरवाएंगे या प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाएंगे, तो किस विधि का प्रयोग आप करें, उस विधि के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अनुसंधान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, एरिया क्या है रिसर्च का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास कितने उपलब्ध है, शुद्धता का स्तर क्या चाहिए, समय कितना है और अन्य परिस्थितियाँ। तो इन सबको ध्यान में रखकर जो है वो उपयुक्त विधि जो है उसका चयन किया जाएगा। फिर जो है बात ये आती है कि अच्छी जो प्रश्नावली है उसमें कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो अच्छी प्रश्नावली के लिए ज़रूरी है कि प्रश्नों की मात्रा कम से कम हो, क्योंकि अगर उसमें प्रश्नों की मात्रा कम से कम होगी तो जो सूचक है वो स्पष्ट लेगा। फिर प्रश्न जो है वो सरल और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न जो है वो एक में होने चाहिए, एक से अधिक अर्थ वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली जो देने में सरल होनी चाहिए और प्रश्नावली में जो पर्सनल कोई भी प्रश्न है, व्यक्तिगत या भावना से संबंधित, वो प्रश्न उसमें नहीं होने चाहिए। फिर जो प्रश्नों का उत्तर है वो संक्षिप्त होना चाहिए। प्रश्न जो है उनका प्रकार जो है, प्रश्नावली जो है वो अच्छी तरीके से छपी होनी चाहिए। प्रश्नावली का वर्गीकरण, उसमें प्रश्नों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से होना चाहिए। फिर बात ये आती है कि जो सेकेंडरी डेटा है, द्वितीयक समंक है, उनका कलेक्शन कैसे होगा। तो अभी जो हमने 5 मेथड देखे वो तो प्राइमरी डेटा के कलेक्शन से संबंधित थे, और अब हम देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी डेटा है, द्वितीयक समंक जो है, द्वितीयक समंक कौन से, कि उनको द्वितीयक समंक वो समंक है जो अनुसंधान करता है, रिसर्चर जो है वो स्वयं उनको इकट्ठा करने के बजाय, मतलब वो समंक जो है पहले किसी ने संग्रहित कर लिए, प्रकाशित कर दिए, उसके बाद उन समंकों का उपयोग हम कर रहे हैं, तो वो द्वितीयक समंक है। तो उनके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो सकता है, अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन या प्रतिवेदन हो सकते हैं, समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन हो सकते हैं, व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन हो सकते हैं, विश्वविद्यालय या शोध संस्थाओं का शोध कार्य हो सकता है, पत्रिकाएँ हो सकती है, बाजार समाचार हो सकते हैं, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता हो सकते हैं, संघों एवं संगठनों के प्रकाशन। तो ये सब जो है वो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के सोर्सेज हैं। तो आज हमने देखा कि जो रिसर्च करनी है तो उसके लिए हमें डेटा जो है वो कैसे कलेक्ट करना है, कौन से उसके मेथड होंगे। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो डेटा है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, समूहों का वर्गीकरण क्या है। थैंक यू।